नमस्कार। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्पिंडल फाइबर आर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ, ऑप्शन ए है सेल डिवीजन, ऑप्शन बी है फूड प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें सही होगा ऑप्शन आपका ए, जो कि है सेल डिवीजन। जो आंसर क्लियर आया तो हो जा सकता, अभी सोल्यूशन डिफाइन किया जाएगा। तो है देखिए सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सोल्यूशन देखने से पहले और ये सब जो ऑप्शंस हैं उनको पहले डिफाइन करते हैं वो क्यों नहीं है। तो ये ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन, पहला है फूड प्रोडक्शन, मतलब दूसरा है फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन क्यों नहीं है? तो देखिए जब फूड प्रोड्यूस होगा तो स्पिंडल फाइबर उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। फूड के प्रोडक्शन में स्पिंडल फाइबर का कैसा ज़रूरत? क्या फूड को दो डॉटर सेल में डिवाइड होना है? क्या हम दो डॉटर फूड में डिवाइड करेंगे? क्या फूड को नहीं करेंगे? तो स्पिंडल फाइबर की वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं। बोथ ए एंड बी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी वाला जब नहीं है ए वाला है, हाँ ए वाला तो है पर बी वाला नहीं है ना, तो बोथ कैसे होगा? नहीं होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस, तो जब ये देखिए एक बात बताएं, जब स्पिंडल फाइबर जो होता है वो खुद ही एक प्रोटीन का होता है, स्पिंडल फाइबर खुद ही प्रोटीन का होता है, तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो क्यों प्रोड्यूस होगा भाई? देखिए जब वो खुद ही प्रोटीन का बना है, वो खुद ही प्रोटीन का बना है, ये तो है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्पिंडल फाइबर नहीं प्रोड्यूस होता है। स्पिंडल फाइबर कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है कि उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी, या मतलब फैट ब्रोकन डाउन होगा, या मतलब कुछ ऐसा प्रोटीन नहीं है। ये बस ओनली काम आता है, केवल सेल को डिवाइड करने में काम आता है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। स्पिंडल फाइबर का कोई सिंथेसिस में नहीं योगदान है, बट ये प्रोटीन का बना है। और वो कौन सा प्रोटीन है? वो है आपका ट्यूबलिन प्रोटीन। और ट्यूबलिन प्रोटीन ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी सीक्रेट है, ये आप को बता रहे हैं। ट्यूबलिन प्रोटीन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्यूबलिन प्रोटीन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द फॉर नीट पर्पज। ये ट्यूबलिन क्या पूछेगा कि स्पिंडल फाइबर्स किस प्रोटीन से बना है, तो ट्यूबलिन आपको लिखना है, मतलब इंग्लिश में पूछेगा ट्यूबलिन आपको वहाँ लिखना रहेगा, ट्यूबलिन से बना रहता है प्रोटीन। अब मेन बात आता है कि स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस कैसे होता है। तो स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस होता है सेंट्रियोल से। अब सेंट्रियोल कहाँ होता है? तो सेंट्रियोल ये जो देख रहे हैं यहाँ 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 ये होता है सेंट्रियोल, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक, ये इस फॉर्म में होता है, ये ऐसे एक इधर होता है एक इधर होता है, ये होता है सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल होता है। अब सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर्स निकले रहते हैं, ये जो देख रहे हैं आप ना, ये सब स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से निकले रहते हैं। अब जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो जाके ये क्रोमोसोम में जाके जुड़ते हैं, और क्रोमोसोम में ये एक यहाँ जो है एक पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, ये दोनों दो पॉइंट होते हैं दो दो किनारे पे, इनको कहते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर का मदद ये करते हैं कि जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो एक है इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसको इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये पूरा क्रोमोसोम्स है, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं इसको। और ये जो काइनेटोकोर होता है वो एक बगल इस तरफ लगा रहता है गोल सा, देखिए इधर इस तरफ लगा रहता है, और एक इस तरफ लगा रहता है, गोल से रहते हैं वो दो। जब दो डॉटर सेल में बंटते हैं तो उसमें वो मदद करते हैं। और ये जो रहते हैं आपके काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, ये तो एक पतले पतले रेसे की तरह, ये जो सब ट्यूब्यूल्स हैं रेसे की तरह, ये जो है वो ट्यूब्यूल रहता है जो कि आके डायरेक्ट आपका काइनेटोकोर में ही मिलता है। और ये हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द डॉटर सेल। जब ये बीच से यहाँ से टूटता है तो ये जो काइनेटोकोर लगे हैं छोटे छोटे, ये आप जब ये हटा रहे हैं तब आप देखिएगा, ये देखिए जो रेड सा दिख नहीं रहा है यहाँ जो रेड सा दिख नहीं रहा है बीच में, वो उसी को कहते हैं काइनेटोकोर। वही लगे वही मदद करते हैं डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में बंटने में वही मदद करते हैं। अब यहाँ देखिए एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स कह सकते हैं जो कि काइनेटोकोर में जाके अटैच नहीं रहते हैं। जो काइनेटोकोर्स या कह सकते हैं जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं रहते, सिंपली भाषा में जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं रहते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल। इससे आपको कोई लेना देना नहीं, बट वैसे मैं बता दिया। और ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC ये भी पूछा जाता है। और ये सब पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, मतलब जैसे पोलर है, जैसे कि देखिए एक टैप रूट होता है
रूट जानते हैं ना, जड़ जड़ पेड़ का, एक टैप रूट होता है और ये सब फाइब्रस रूट होते हैं। तो ये एज अ फाइब्रस रूट है, और ये जो मेन गया है ये टैप रूट है, और ये सब फाइब्रस रूट हैं, ये सब फाइब्रस रूट हैं। लेकिन यहाँ स्पिंडल फाइबर है, यहाँ रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वैसे आपको जैसे अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे फेज़ आते हैं, जैसे कि आते हैं आपका प्रो फेज आता है, फिर उसके बाद आपका आता है मेटा फेज आता है, फिर एना फेज आता है, फिर टीलो फेज आता है, बहुत से ऐसे फेज आते हैं। अब यहाँ देखिए, बस यहाँ प्रो मेटा फेज और मेटा फेज एना फेज दिया, क्योंकि बस इतने की ज़रूरत है इस वाले में। और देखिए, जब आप प्रीसियस क्लास में, जैसे ये क्लास 11th का टॉपिक है और ये माइटोसिस जब पढ़ाया गया हो तो आपको बताया गया, और अगर आपको नहीं पता है तो नोट्स पिछले जो आपके टीचर लिखवाए हैं वो रिवाइज कर लीजिए, नोट्स नहीं लिखवाएं तो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए प्रो मेटा फेज दिया है, प्रो मेटा फेज दिया है, मेटा फेज दिया है, एना फेज दिया है। अब देखिए, प्रो मेटा फेज में जो ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इधर उधर रहते हैं, मतलब जो ये स्पिंडल फाइबर सब देख रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो काइनेटोकोर से आके कनेक्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम के, बस क्रोमोसोम्स इधर उधर रहते हैं, अरेंजिंग में फॉर्म में नहीं रहते हैं, तब ये प्रो मेटाफेज में जुड़ जाते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रियोल से आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर हैं, तो ये इधर उधर हिल डुल के पूरा मतलब एडजस्ट कर देते हैं, ये पूरे क्रोमोसोम को पूरा अलाइंड बना देते हैं, क्योंकि जब अलाइंड रहते तो ब्रेक करने में आसान होगा ना। अब इधर उधर से नहीं टूटेगा, पता चले कि आधा से ज़्यादा क्रोमोसोम उसमें है, इधर थोड़ा सा आया बस उसका चमड़ा आ गया, मतलब चमड़ा नहीं, मतलब एज ए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है अगर अलाइंड नहीं रहेगा, तो इसीलिए अलाइंड होता है। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइंड होता है। अब एनाफेज में जाके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो, जैसे देखिए इसको मैंने कहा था इधर कि ये क्रोमेटिड होता है, यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ये क्रोमेटिड होता है, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, डॉटर क्रोमेटिड कहते हैं, या सिस्टर क्रोमेटिड, सॉरी सिस्टर क्रोमेटिड, डॉटर सेल में तो डिवाइड होता है, सॉरी सिस्टर क्रोमेटिड इसको कहते हैं। तो वही बात है कि इधर आप देखेंगे तो ये सिस्टर क्रोमेटिड में ये आपका डिवाइड हो जाता है, और यहाँ आके जब डिवाइड होता है फिर उसके बाद जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो फिर से अपीयर होने लगता है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोफेज में, जैसे मैंने कहा ना, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज होते हैं। तो प्रोफेज में ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये न्यूक्लियर में ही रहेगा ना भाई, क्रोमोसोम बताइए किस में रहता है, न्यूक्लियर में ही रहता है ना, कि सेल के वॉल पे चिपका रहता है, नहीं चिपका रहता, न्यूक्लियर में ही रहता है ना, इतना तो जानते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो कहाँ भाई गायब हो जाएगा, उसको भी शो ऑफ करना रहेगा ना, तो ऐसा नहीं, प्रोफेज में ही वो डिसअपीयर हो जाता है। फिर उसके बाद वो कब अपीयर होता है, एनाफेज में अपीयर नहीं होता है। एनाफेज में केवल वो क्रोमेटिड डिवाइड होते हैं, मतलब ये केवल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद टीलोफेज आता है, उसके बाद टीलोफेज आता है, कौन फेज, टीलोफेज, और ये सेल डिवीजन का एंड फेज है। और यहाँ जो है वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर होने लगता है, का किस फेज में, टीलोफेज में। बस इतना ही है, और आप इन सब की मदद से जान गए होंगे, आपके दिमाग में थोड़ा सा सेंस आ गया होगा कि मतलब जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, जो हमारा स्पिंडल फाइबर है वो सेल डिवीजन के ही मदद में आता है भाई। अब देखिए, फूड प्रोडक्शन में तो ले नहीं सकते, प्रोटीन सिंथेसिस में ले नहीं सकते, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो आता है कहाँ, सेल डिवीजन है। इतना जो मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको क्या लगा, स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के ही समय प्रोड्यूस होता है ना, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस होता है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है, ये बात याद रखिएगा, क्या बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। सेंट्रियोल इस टाइप के लगे होते हैं, दोनों किनारे पे होते हैं, किनारे पे पहले नहीं होते हैं, वो एडजस्ट होते हैं, वो प्रोफेज में एडजस्ट होते हैं, सेंट्रियोल जाते हैं किनारे पे। और फिर यहाँ जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे अभी इसमें बताने लायक हैं, लेकिन टाइम की थोड़ा लिमिट देखते हुए बताने में, लेकिन कुछ आपको बता देते हैं। जो ये आप देख रहे हैं ये इस तरह के नहीं होते हैं, ये इस तरह के नहीं होते हैं, ये कुछ इस टाइप के होते हैं। ये आपका प्रोफेज में क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। प्रोफेज से भी पहले एक होता है प्री प्रोफेज, मतलब बिफोर प्रोफेज जिसको कहते हैं। प्रोफेज वाला जो स्टेज है उससे पहले जो स्टेज आता है उसको कहते हैं प्री प्रोफेज या बिफोर प्रोफेज। प्रोफेज के पहले ये जो वाला वो वाले फेज में वो क्वाइल्ड बनते हैं, ये क्वाइल्ड रहते हैं, क्वाइल्ड बनते हैं।
तब फिर उसके बाद जो मैंने बताया कि टीलोफेज, फिर टीलोपेज में जाके वो इस फेज में इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक। और जब सेल डिवाइड होता है तब इस स्ट्रक्चर में आता है क्वाइल्ड फॉर्म में। और ये क्वाइल्ड फॉर्म में कब आते हैं? बिफोर प्रोफेज ये क्वाइल्ड फॉर्म में आते हैं, उसके पहले ये नहीं रहता है। फिर टीलोफेज में फिर ही अपने वो स्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं जिस तरह वो रहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? बस यही है। किस्मत को क्या कोसते हो, खुद को कोसना सीख लो। अरे जीत तो कछुए की भी किस्मत में है, पर फिर भी वो जीत गया। अरे उससे तो जरा कुछ सीख लो।